डियर स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। तो ह्यूमन एंड डिसीज चल रहा था चैप्टर जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है विच इज नॉन एज इम्यूनिटी। वो आज हम डिस्कस करेंगे। इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी का मतलब रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी। इम्यूनिटी का मतलब क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी अगेंस्ट अ पैथोजन और डिजीज। पैथोजन के लिए या डिसीज के लिए बॉडी का रेजिस्टेंस ही कहीं ना कहीं क्या कहलाता? इम्यूनिटी कहलाता है। कुछ टर्म्स इम्यूनिटी से रिलेटेड हम बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? टर्म्स। एक एंटीजन जिसे एग्लूटिनोजन कहते हैं वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। पहला टर्म हम यूज कर रहे हैं एंटीजन। हेलो नमस्कार यार, क्लास पढ़ा रहे हैं। तो बात कर रहे थे कि एंटीजन जिसको हम एग्लूटिनोजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एग्लूटिनोजन। तो एग्लूटिनोजन क्या है वो समझो। एंटीजन और एंटीजन और एग्लूटिनोजन ऐसे सब्सटेंसेस जो कि स्टिमुलेट करते हैं प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज को, उनको क्या कहते हैं? एंटीजन्स या एग्लूटिनोजन्स कहते हैं। एक बार फिर से समझो। सब्सटेंसेस which stimulates the production of antibodies are termed as antigen और agglutinogen। दूसरे होंगे एंटीबॉडी जिसको कहेंगे एग्लूटिनिन। देखो दूसरा एंटीबॉडी और नोट करो एंटीबॉडी और एग्लूटिनिन। ये जो एंटीबॉडी होता है विच इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। नोट करो क्या करोगे? इट इज कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोप्रोटीन secreted by B lymphocytes। ये ग्लाइकोप्रोटीन सब्सटेंस है जो कि सीक्रेट होता है कौन से? बी लिम्फोसाइट्स। सीक्रेटेड बाय बी लिम्फोसाइट्स। नोट कर लिया? हमने बोला इट इज अ कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोप्रोटीन सीक्रेटेड बाय बी लिम्फोसाइट्स इन रेस्पॉन्स टू एन एंटीजन। जब भी कोई एंटीजन बॉडी के अंदर पहुंचता है तो बी सेल्स जो होती हैं, बी लिम्फोसाइट्स होती हैं, वो इनको सीक्रेट करती हैं। और ये क्या के बने होते हैं? एंटीबॉडी। दे मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइको मीन्स कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन मीन्स ग्लाइकोप्रोटीन हो गया। ठीक है, इसके बाद करेंगे बात एंटी सीरम। एक और टर्म मिला आपको, दिस इज नॉन एज एंटी सीरम। थर्ड वन इज एंटी सीरम। ठीक, एंटी सीरम नोट करो। एंटी सीरम का मतलब है किसी भी एनिमल का सीरम जिसमें एंटीबॉडी हो उसको हम एंटी सीरम कहेंगे। नोट करो, सीरम ऑफ एनी एनिमल विच कंटेन्स द एंटीबॉडी। सीरम ऑफ एनी एनिमल विच कंटेन्स द एंटीबॉडी फॉर अ स्पेसिफिक एंटीजन। और ये एंटीबॉडी किसके लिए होगी? एक स्पेसिफिक एंटीजन के लिए होंगी। फिर से नोट सुन लो। सीरम ऑफ एनी एनिमल विच कंटेन्स द एंटीबॉडी फॉर अ स्पेसिफिक एंटीजन इज नॉन एज एंटी सीरम। उसको क्या कहेंगे हम? एंटी सीरम कहेंगे।
एक टर्म और, एक्चुअली यहाँ हम आपको इम्यूनिटी से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी है वो बता रहे हैं, क्योंकि इनका आपको मालूम होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक वेनम, एक टर्म है वेनम, जिसको पॉइजन भी कहते हैं, वेनम। वेनम दैट इज पॉइजन। देखो वेनम लिखो, वेनम मतलब समझो स्नेक या कुछ इंसेक्ट के द्वारा निकलने वाला पॉइजनस सब्सटेंस जो होगा, टॉक्सिक सब्सटेंस होगा, उस टॉक्सिक सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे? वेनम बोलेंगे। जैसे स्नेक है, स्नेक का जो होगा उसे हम क्या कहेंगे? स्नेक वेनम कहेंगे। बी वेनम किसको कहेंगे? जो बी होती है, हनी बी, ये अदर इंसेक्ट्स होते हैं, उनसे जो टॉक्सिक सब्सटेंस सीक्रेट होंगे उनको क्या कहेंगे? हम वेनम कहेंगे। नोट करो, वेनम का मतलब टॉक्सिक सब्सटेंसेस सीक्रेटेड बाय स्नेक एंड सम इंसेक्ट। क्या लिखा? टॉक्सिक सब्सटेंसेस सीक्रेटेड बाय स्नेक एंड सम इंसेक्ट, उनको हम बोलेंगे वेनम बोलेंगे, और पॉइजन। ठीक है। एक और टर्म यूज बहुत ज्यादा किया जाता है, इसको कहते हैं एग्लूटिनेशन। नोट कर लो इसको, एग्लूटिनेशन। नेक्स्ट टर्म नोट करो, एग्लूटिनेशन। नेक्स्ट टर्म इज एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन का लिख लो, एंटीजन और एंटीबॉडी का जो रिएक्शन होता है उसको हम एग्लूटिनेशन कहते हैं। आपने देखा होगा जैसे ए ब्लड ग्रुप को हम बी ब्लड ग्रुप का चढ़ा दें तो क्या होगा? एग्लूटिनेशन होगा, क्लॉटिंग या क्लम्पिंग होगी आरबीसीज के बीच में, अल्टीमेटली जिसको भी हम ट्रांसफ्यूज करेंगे उसकी डेथ हो जाएगी। एग्लूटिनेशन लिख लो, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन इज नॉन एज एग्लूटिनेशन। एंटीजन और एंटीबॉडी का जो रिएक्शन होता है विच इज नॉन एज एग्लूटिनेशन। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, सीरोलॉजी। सीरोलॉजी को उसी में हम लिखवा दे रहे हैं, लिखो, एंड स्टडी ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। लिखो, एंड स्टडी ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन इज नॉन एज सीरोलॉजी। एक ब्रांच आपको मिली, दिस ब्रांच इज नॉन एज सीरोलॉजी। सीरोलॉजी का मतलब क्या हुआ? हमने बताया एंटीजन और एंटीबॉडी की रिएक्शन की स्टडी हम किसमें करेंगे? सीरोलॉजी में करेंगे। सीरोलॉजी का मतलब बताया स्टडी ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन इज नॉन एज सीरोलॉजी। ठीक है, हो जाएगा। इम्यूनिटी हमने बता दी। अब बात करेंगे अबाउट द टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर हम आपको बताएं टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। हो गया? चलो ठीक है। तो अब बता रहे हैं अबाउट द टाइप ऑफ इम्यूनिटी, कितने टाइप की इम्यूनिटी होती है। अगर हम टाइप ऑफ इम्यूनिटी की बात करें तो वो कितने टाइप की होती है? 2 टाइप्स। Immunity is of 2 types. First one, which is known as innate immunity. पहली जो immunity होगी, which is known as innate immunity. And second one is acquired immunity. इम्यूनिटी कितने टाइप की हो गई? 2 टाइप की हो गई। फर्स्ट वन इज इनेट और
एक्वायर। इनेट का मतलब होता है बाय बर्थ, और एक्वायर्ड का मतलब है हम जो भी एडेप्टेशंस होंगे जिसके थ्रू हम इसको, जैसे कि सबसे पहले हम आपको समझा देंगे इनेट इम्यूनिटी। किसको समझाएंगे? इनेट इम्यूनिटी। तो इनेट इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस। ये नॉन स्पेसिफिक टाइप का डिफेंस है जो कि प्रेजेंट होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ, जो जन्म से ही सभी में प्रेजेंट होता है, उसको कहेंगे इनेट। दिस इज accomplished by producing different type of barriers to the entry of foreign agents। इसमें क्या शामिल होता है? डिफरेंट टाइप के जो बैरियर्स होंगे जो कि एंट्री को रोकेंगे पैथोजेंस की या फॉरेन पार्टिकल्स की एंट्री को रोकेंगे। ठीक है। इनेट इम्यूनिटी कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ बैरियर्स। इसमें 4 टाइप के बैरियर्स होंगे, और ये 4 टाइप के बैरियर्स जो होंगे वो कौन कौन से होंगे वो समझो। एक तो फिजिकल, जिसे हम एनाटॉमिकल बैरियर बोलेंगे। पहला देखो फिजिकल और एनाटॉमिकल बैरियर। इसके बैरियर कौन कौन से हो गए एक्वायर्ड के? पहला हम बताने जा रहे हैं फिजिकल और एनाटॉमिकल बैरियर। फिजिकल और एनाटॉमिकल बैरियर, इसको समझो। फिजिकल और एनाटॉमिकल बैरियर। आपने अनुभव किया होगा कि अगर हम किसी रेबीज के डॉग से, रेबीज का डॉग अगर यहाँ स्किन पे उसकी सलाइवा गिरती है और हमारे कोई भी चोट नहीं है, देयर इज नो माइनर और मेजर स्क्रैच इन अवर स्किन, गिर जाने दो, देन हमें प्रॉपर वॉश कर लेना है उस हिस्से को जहां भी उसकी लार गिरी है, प्रॉपर हैंड वॉश से या जो भी है उससे साफ कर लो। तो क्या होगा कि जो भी उसके अंदर वायरस थे वो धुल गए और स्किन ने प्रोटेक्ट कर लिया हमें कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर इमेजिन कीजिए अगर कोई हमारे स्क्रैच है और किसी रेबीज के डॉग की अगर सलाइवा गिरती है तो वो 100% उसको रेबीज होगा अगर वो वैक्सीन नहीं लगवाएगा या वैक्सीन उसको नहीं लगी होगी। तो स्किन क्या करती है? जिस तरीके से हम बारिश में, जिस तरीके से हम धूप में निकलते हैं और छाता लगा लेते हैं तो प्रोटेक्शन हमें मिलती है अगेंस्ट अल्ट्रावायलेट रेज, रेन एक्सेट्रा, इन द सेम मैनर इसी तरीके से हमारी जो स्किन होती है वो भी हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ये भी एक तरीके का फिजिकल बैरियर है। स्किन कह रहे थे स्किन ऑन आवर बॉडी इज द मेन बैरियर विच प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एक तो हमने छोटा सा एग्जाम्पल रेबीज का बता दिया, इसके अलावा कोई भी पैथोजन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो एंट्री कर ही नहीं सकते जब तक कि हमारे स्किन में कोई भी मेजर या माइनर स्क्रैच ना हो। इसीलिए देखा होगा कि अगर चोट लगती है, खून आ जाता है तो डॉक्टर कहते हैं कि टैटबैक का इंजेक्शन, टेटनस वैक्सीन लगवा लो। क्यों लगवा लो? क्योंकि जो हमारा बैरियर था, डेट इज स्किन थी, वो कहीं ना कहीं टूट गया और ये टूटेगा तो कहीं ना कहीं जो माइक्रोस होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, जैसे क्लॉस्ट्रिडियम टेटेनी हमने बताया था जो कि पॉजिटिव एजेंट होता है टिटनेस का, वो एंट्री कर सकता है हमारे बॉडी के अंदर। तो स्किन बहुत बड़ा बैरियर है, ये प्रोवाइड करता है। अब आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन इज डेड। जो आउटर मोस्ट लेयर होती है स्किन की वो कैसी होती है? डेड होती है, जिसे हम स्ट्रेटम कार्डियम कहते हैं। इसलिए जो बैक्टीरिया होते हैं वो ग्रो नहीं कर पाते हैं या एंटर नहीं कर पाते हैं इसके अंदर। अगर पीएच स्किन की बात करें तो 3 to 5 होता है, एसिडिक कह सकते हैं, जो कि डिस्ट्रॉय कर देता है बैक्टीरिया को। ये बात दिमाग में रखनी है अबाउट द स्किन। तो पहला जो हो गया वो क्या हो गया? स्किन हो गया। दूसरा जो होगा उसको हम क्या कहेंगे? फिजिकल और एनाटॉमिकल में उसको कहेंगे म्यूकोसा।
सेकेंड वन इज म्यूकोसा। दूसरा जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे म्यूकोसा। म्यूकोसा समझो क्या है। म्यूकोसा कोटिंग, म्यूकस कोटिंग ऑफ एपिथेलियम। म्यूकोसा क्या है, म्यूकस की कोटिंग, एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी। ये कहाँ प्रेजेंट होगी, रेस्पिरेटरी होगी, गैस्ट्रो इंटरनल, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, गैस्ट्रो मीन्स हो गया स्टमक, इंटेस्टाइन में होगी, एंड यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, जो यूटी है, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट है, उसमें भी ये प्रेजेंट होगी। ये भी हेल्प करेगी ट्रैपिंग माइक्रोब्स, ये माइक्रोब्स को ट्रैप करेगी जो कि हमारे बॉडी में एंटर कर रहे हों, उनको ये ट्रैप कर लेगी। म्यूकोसा के अंदर म्यूकोसल सेल्स होंगी और सिलिया होंगे। म्यूकोसा जो होगा, जो म्यूकोसा होगा वो एंट्रैक्ट करेगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप करेगा, एंड सिलिया प्रोपेल द माइक्रोब्स, और सिलिया जो होंगे वो माइक्रोब्स को हटा देंगे। ये तो बात हुई म्यूकोसा की। ये तो पहला फिजिकल बैरियर हो गया। एक होते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर, ये फिजिकल हो गए। अब बात दूसरे की करेंगे जिसको कहेंगे हम फिजियोलॉजिकल बैरियर। ये पहला हो गया, कौन सा हो गया, फिजिकल। अब देखो फिजिकल में हमने देखो दो बताए हैं, कौन कौन से बताए थे। एक तो पहला तो हमने ए डाल के 1 डाल के आप स्किन लिख सकते हो, क्या हो गया, स्किन हो गया। ये दूसरा क्या हो गया था, म्यूकोसा हो गया था। अब बी देखो, बी में बता रहे हैं हम फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजी के बारे में हमने खूब अच्छे से बताया था। फिजियोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है। फाइसस का फंक्शन होता है, लोगोस का स्टडी होता है। तो बॉडी के अंदर डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं उनकी फंक्शनिंग को हम क्या कहेंगे, उसकी स्टडी को फिजियोलॉजी कहेंगे। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स की बात करें तो कुछ फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेस होती हैं बॉडी की, वो क्रिएट करती हैं एडवर्स एनवायरनमेंट फॉर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के लिए वो एडवर्स एनवायरनमेंट क्रिएट करती हैं। जैसे कि अगर आपसे बात करें कि जैसे हम लोग खाना खा लेते हैं तो खाने में अपन लोग माइक्रोस्कोप लगा के तो देखते नहीं है उसमें माइक्रोब्स हैं, क्या हैं, हार्मफुल हैं, या अल्टीमेटली दे रीचेस टू द, कहाँ पहुँचेंगे, वो स्टमक में पहुँच गए। स्टमक में आप जानते हो HCl निकलता है, जो ऑक्जेंटिक सेल्स होती हैं स्टमक की, वो सीक्रेट करती हैं HCl। वो HCl देखते हो हाईली एसिडिक होता है। तो ये एसिडिक नेचर की वजह से जो HCl होगा, HCl क्या करेगा, जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया आए होंगे अलोंग विद द फूड, दे विल बी डाई, उनको वो किल कर देगा। तो एक तो बात यही हो गई कि जैसे कि बात कर रहे थे अबाउट द, इसके अलावा सलाइवा जो प्रेजेंट होती है माउथ में, टीयर्स जो निकलते हैं आंखों में, ये सब के सब ऑल प्रिवेंट माइक्रोबियल, ये सब के सब जो हैं जो माइक्रोबियल ग्रोथ को या प्रिवेंट करेंगे। ठीक है, अब इसमें फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में एक तो फीवर लिखवा रहे हैं, दूसरा पीएच ऑफ बॉडी और तीसरा सिक्रीशंस। ये तीन चीजें देखो। पहला आप देखो फीवर। पहली इसमें सब हेडिंग क्या हो जाएगी, फीवर हो जाएगी। समझो फीवर के बारे में। हाई टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। आपने देखा होगा कि जब भी जुकाम हो या अदर जो बीमारियां होती हैं, जब भी माइक्रोब्स हमारे बॉडी के अंदर एंटर करते हैं तो उनका सबसे बड़ा सिम्टम्स क्या होता है, फीवर होता है। फीवर क्यों होता है? फीवर इसलिए होता है कि बॉडी कोशिश करती है कि इतनी हाई टेम्परेचर पर वो माइक्रोब्स जो हों वो किल हो जाएं और हम ठीक ठाक बचे रहें। तो जो फीवर है, हाई टेम्परेचर ऑफ बॉडी इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, और उसमें क्या होगा, जो माइक्रोब्स होंगे माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है, तो ये तो फीवर हो गया। दूसरी देखो पीएच ऑफ बॉडी। दूसरा क्या है, पीएच ऑफ बॉडी। देखो क्या बता रहे थे हम आपको, पीएच ऑफ बॉडी, एक्टिव पीएच ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी
like oral cavity, like stomach and vagina inhibit the growth of microbes. तो स्पेसिफिक पीएच चाहे वो सलाइवा माउथ का है, ओरल कैविटी का है, या स्टमक का है, या वजाइना का है, वो इनहिबिट करता है ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। ये तो पीएच की बात हो गई। तीसरा देखो सिक्रीशंस। थर्ड पॉइंट फिजियोलॉजिकल सेक्रीशंस। इसको समझो। थर्ड लास्ट पॉइंट है इसमें जो है सिक्रीशंस। सिक्रीशंस में क्या होगा? सिक्रीशन ऑफ द बॉडी सच एज आइस। आइस से क्या निकलेगा? टीयर्स निकल सकते हैं। इसके अलावा सीबम, सीबम स्किन से निकलेगा। इनमें लाइसोजाइम होंगे और ये लाइसोजाइम जो होंगे वो डिस्ट्रॉय करेंगे माइक्रोब्स को। इस तरीके से सिक्रीशंस जो होंगे वो भी माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकेंगे। ये तो पहला फिजिकल हो गया या एनाटॉमिकल बैरियर हो गया, दूसरा फिजियोलॉजिकल बैरियर होगा, तीसरा जो बैरियर होगा उसको कहेंगे हम सेलुलर बैरियर। तीसरा देखो कौन सा होगा? तीसरा जो बैरियर बता दिया जा रहा है हम आपको, तीसरा होगा सेलुलर बैरियर। सेलुलर, ठीक, तीसरा जो होगा वो सेलुलर बैरियर है। इसको नोट। इस तरीके से 3 बैरियर हो गए। ये तीसरा बैरियर जो है सेलुलर बैरियर, ये हम कल बताएंगे। थैंक यू सो मच।